हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। आई होप आप सब बड़े मज़े में होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो किसी को मंजिल अपनी मिलेगी नहीं। तो इसलिए हमको, हमारे पास एक साल भी नहीं है पूरा, तो हमारे पास जितना भी है वक्त है, हमें पूरा अपना पढ़ाई में लगा देना है। ठीक है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने मकसद तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, हम लोग अपना जो ये चैप्टर है, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बच्चों ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हम 4th पार्ट पर हैं और आई होप पीछे के 3 पार्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को परेशानी हो रही है बच्चों, वो जाके मेरे 3 लेक्चर्स देखें और फिर मेरे 4th लेक्चर पे आए। और जिसको भी परेशानी हो रही है या कोई कमेंट करना चाहता है या कुछ करना चाहता है बच्चों, वो मेरी मेल आईडी पर या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकता है। मेरी मेल आईडी है बेटा डॉक्टर शालू क्लासेस @gmail.com @gmail.com। ठीक है बेटा, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमें इंटरेक्टिव सेशन करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि अरे मुझे कुछ डाउट आ रहा है, हम मैम से कैसे पूछे, मैम तो ऑनलाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे या मेल पे अगर आप मुझे कोई भी डाउट्स भेजेंगे तो मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दूंगी। ठीक है, इसके साथ ही आपने मुझसे क्या वादा किया था बच्चों कि आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और एनसीईआरटी को तो ऐसे रट लेंगे कि अगर एग्जाम डेज पे अगर कोई आपसे पूछे कि वो फर्टिलाइजेशन भैया कहाँ पर है, तो आप पेज नंबर भी बता सको। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पता, अरे ये तो 34 पेज पे है एनसीईआरटी की। आपको सब पता होना चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी को हम कम से कम 20 टाइम्स रिवीजन करेंगे ही करेंगे। बस आप मेरे साथ बच्चों बने रहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना आपका है और उसे पूरा करने में मैं आपका साथ दूंगी। क्योंकि जब सपना देखा है तो रात को जग के तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सपना देखा है तो रात को जग के तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब लोग जाग रहे होंगे तो आपको रात को उठना पड़ेगा, क्योंकि ये सपना आपका है, सिर्फ आपका है। ओके, तो इसी ब्यूटीफुल विचार के साथ हम अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हमने कल स्टडी कर लिया था। कल आपको पता है बेटा, हम लोगों ने पूरा एम्ब्रियो सैक के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया था कि एम्ब्रियो सैक कैसे होता है। इसके अलावा हमने पॉलिनेशन भी स्टडी किया था। आपने बच्चों यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन, ये कौन सा प्लांट है, वेलिस्नेरिया, आपने इसके बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा आपने नेक्टर्स कैसे कलेक्ट करते हैं, कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या क्या चीज चाहिए होती है पॉलिनेशन के लिए, तो हमने बेटा वो सब स्टडी किया था। ठीक है, अब आज हम स्टडी करेंगे अपने लेक्चर में व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो होते हैं बेटा, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, तो फ्लावर्स को भी लगता है कि किसी एजेंट की मदद क्यों ली जाए, चुपचाप से सेल्फ पॉलिनेशन करो और अपनी प्रजाति बढ़ाए जाओ, अपनी स्पीसीज को बढ़ाए जाओ। तो ये सबसे आसान तरीका लगता है। तो आप भी कभी भी डिफिकल्ट तरीके में क्यों जाते हो, जब आपने अपना एम हाई रखा होता है। नॉर्मल जिंदगी जीना है तो आप भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाओगे, आओगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, सो जाओगे, खेलोगे, इधर यूट्यूब देखोगे, फेसबुक करोगे, इंस्टा करोगे और आपकी लाइफ चल गई। लेकिन आगे लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आगे लाइफ में। आगे वाली लाइफ आपकी, अब अगर आप अपनी लाइफ इजी जियोगे तो आगे वाली लाइफ आपकी उतनी ही हार्ड होगी। ठीक है, इसी तरह ये जो फ्लावर्स हैं ये भी अपना कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहते हैं। लेकिन नेचर ने खुद ऐसी चीजें बनाई है, तो नेचर खुद चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्यों? क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा तो एक जैसी स्पीसीज ही प्रोड्यूस होती रहेंगी। ठीक है, एक जैसी स्पीसीज प्रोड्यूस होती रहेंगी बच्चों, तो जिसकी वजह से एक टर्म हम यूज करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब जो हमारी स्पीसीज आ रही हैं वो एनवायरनमेंट में ना तो अडप्ट करेंगी अच्छे से और पॉपुलेशन कम होती जाएगी।
क्योंकि उनके अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, कोई न्यू चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेम 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 सब पेरेंट्स के बिल्कुल बिल्कुल ही इक्वल दिखाई दे रहे हैं, कोई नई अब देखो मैंगो देख लो आप, मैंगो की कितनी ज़्यादा स्पीसीज है, ऐड में भी देखते हो ना, अल्फांसो मैंगो, इसकी फ्रूटी ज़्यादा अच्छी है, अब बहुत सारे रेड मैंगोज भी आ रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज मैंगोज की हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बनी, वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनी। अगर हम एक ही एक स्पीसीज करते रहते तो आज हमें एक ही तरह के मैंगो खाने को मिलते, ठीक है, लेकिन आज हमें वेराइटी ऑफ मैंगो खाने को मिलते हैं। तो इसलिए नेचर ने भी कहा, नेचर ने कुछ अपनी तरफ से ऐसे डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस नेचर के अंदर है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ऐसे डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन करने से रोकते हैं प्लांट्स को, ऐसे डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अंडरस्टैंड, ऐसे डिवाइसेस जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में नहीं हो पाता है, ऐसे डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स मतलब बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स मतलब बाइसेक्चुअल फ्लावर्स, बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के पास बाइसेक्चुअल फ्लावर्स है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करते हैं, दे लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का स्टिग्मा है भाई, बाइसेक्चुअल मतलब है कि मेल भी वहीं पर है, और आपका ये हमने मेल बना दिया कि हमारा तो मेल भी यहीं पर है और हमारा फीमेल भी यहीं पर है, हमारा तो फीमेल भी यहीं पर है। ठीक है, फीमेल भी हमारा तो यहीं पर है। मेल फ्लावर इजी है, मेल फ्लावर को किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। मेल फ्लावर आया, अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पर शेड किया और अपना सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो जनरली जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्चुअल हैं, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, और हमारा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, भाई सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होता रहेगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो प्रोजेनी पैदा हो रही है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो नेचर के साथ अडप्ट नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, और जो प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ तक कि फर्टाइल भी नहीं होंगे, वो आगे प्रोड्यूस करने की भी पावर उनके अंदर नहीं होंगी। तो इसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये टेक्निकल टर्म आपको याद रखनी है बेटा। कॉपी पेन लेकर और पेन लेके जरूर बैठना है कि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, क्योंकि हम डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ तो आप साथ के साथ उसको लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमारे नेचर ने कहा ये तो गलत चीज है भाई, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा और नेचर तो स्पॉइल्ड होने लगेगा। तो हमारे नेचर ने क्या किया, जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बना दिए जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और एनकरेज किया क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। synchronized मतलब तालमेल नहीं है। ठीक है, यानी पॉलन जब रिलीज हो रहे हैं उस वक्त स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो रहा, या फिर स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो जाता है, पॉलन रिलीज ही नहीं होते। अब तालमेल होना चाहिए तभी पॉलिनेशन होगा ना, कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा मैच्योर दोनों सेम लेवल पर एक साथ होने चाहिए। दोनों में से कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पॉलिनेशन नहीं होता है। तो सबसे पहला तो नेचर ने काम किया कि दोनों के जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग कर दो, दोनों का मैच्योरिटी टाइम
अलग अलग कर दो। ईदर द pollen is released before the stigma becomes receptive, और रिसेप्टिव समझ गए ना, रिप्रोडक्टिव मैच्योर, और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ pollen grain। या तो pollen grain पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए। दोनों में से किसी एक को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ना बच्चों। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that, पहला तो हो गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट है ये रिसेप्टिविटी वाला, फर्स्ट पॉइंट है आपका रिसेप्टिविटी वाला। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने बताया, ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर है, और पॉलन स्टिग्मा के सेम फ्लावर के, अब मान लो यहाँ पर फ्लावर है, ये आपका है एंथर, ये आपका है एंथर, ठीक है, एंथर इतना ऊंचा है, और ये है आपकी स्टिग्मा, ये है आपकी स्टिग्मा, ठीक है, यहां पर है आपकी स्टिग्मा। अब स्टिग्मा और एंथर दोनों की हाइट अलग अलग है। अब अगर हाइट सेम होती है तो ये दोनों टच करेंगे तो इजीली पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की हाइट में डिफरेंस है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहां गिर जाएंगे, वहां उड़ जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। जनरली स्टिग्मा और एंथर अगर सेम हाइट के होते हैं तो ही पॉलन ग्रेन्स, अगर स्टिग्मा और एंथर सेम हाइट के होते हैं तो ही पॉलन ग्रेन्स का, तो ही पॉलिनेशन होता है। तो नेचर ने पहले काम किया, दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग कर दी, और दूसरा काम किया, पोजीशन अलग अलग कर दी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower, कि सेम फ्लावर के कांटेक्ट में ही नहीं आया है। Both these devices prevent ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये दोनों के दोनों रीजन उनको सेल्फ पॉलिनेशन से रोकते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से रोकते हैं। बेटा यहाँ पे मैं आपको दो टर्म बताती हूँ, प्रोटेंड्री, दो टर्म मैं बेटा आपको बताती हूँ, सॉरी, वन इज प्रोटेंड्री एंड अनदर वन इज प्रोटगाइनी। प्रोटेंड्री एंड प्रोटगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है बेटा, जब एंड्रियोशियम यानी मेल पार्ट, प्रो मतलब होता है पहले, मेल पार्ट, प्रो मतलब होता है पहले, तो व्हेन मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, व्हेन मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल पार्ट, उसको कहते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मतलब व्हेन मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल पार्ट। प्रोटगाइनी मतलब गाइन्यूशियम यानी फीमेल, व्हेन फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट देन मेल पार्ट, तो उसको हम कहते हैं प्रोटगाइनी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटगाइनी। अंडरस्टैंड बेटा, प्रोटेंड्री एंड प्रोटगाइनी, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है ना कि या तो भाई पॉलन मैच्योर पहले हो जाए, यानी वो कौन सी टर्म हो गई, प्रोटेंड्री, या फिर स्टिग्मा पहले हो जाए तो उसको कहते हैं प्रोटगाइनी, उसे कहते हैं प्रोटगाइनी, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने बताया कि सेकंड में मैंने बताया अलग अलग पोजीशन पे होते हैं तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आता, और दोनों ये दोनों के दोनों डिवाइसेस ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। अब हम आते हैं बेटा थर्ड डिवाइस पे, अब हम आते हैं थर्ड डिवाइस पे। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मैं बताती हूँ बेटा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है बेटा, ये है आपका मान लो पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये यहां पर आया, ये आपकी है स्टिग्मा, ये आपकी है स्टिग्मा, यहां पर आपका पॉलन ग्रेन आया। अब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा आपस में, स्टिग्मा उसको अलाउ करेगी तो ही पॉलन ग्रेन यहां पर ग्रो कर सकता है, स्टिग्मा को उसको अलाउ करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होते हैं बेटा, जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर और स्टिग्मा के अंदर सेम जीन होते हैं,
जैसे मान लो स्टिग्मा के अंदर है S1 और S3 जीन, स्टिग्मा में जो है S1 और S3 जीन। अब पोलन ग्रेन में या तो S1 है या फिर S3 है, या तो S1 है या फिर S3 है पोलन ग्रेन के अंदर। तो जब दोनों में से किसी एक का भी जीन कॉमन हो, अगर दोनों में से किसी एक का भी जीन अगर कॉमन होता है बच्चों, तो वो वाला पोलन उस वाले स्टिग्मा पर ग्रो नहीं करता। अंडरस्टैंड? आप इस चीज को अच्छे से समझो। यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया लेकिन ग्रो नहीं किया। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया लेकिन ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों के जो जीन है वो आपस में मैच कर रहे हैं। दोनों के जो जीन है वो आपस में मैच कर रहे हैं, इस वजह से पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं किया। तो दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें जीन्स इन्वॉल्व है। और ये भी सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट उसको ग्रो नहीं करने देता। प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन में और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। क्योंकि सेम जी मैंने क्या बताया, जब तक स्टिग्मा अलाउ नहीं करेगा बेटा, जब तक पोलन ग्रेन ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टिग्मा अलाउ कब करेगा? जब उसको लगेगा कि भाई सेफ चीज है और अब मैं अलाउ कर देता हूं, मुझे अलाउ करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमने पढ़ा है बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसी तरह से लाइक जीन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक जीन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों के अंदर सेम जीन्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पोलन उस पहली बात तो क्या होगी, पोलन जर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर हो भी गया, गलती से हो भी गया, दरवाजा खोल दिया स्टिग्मा ने गलती से, तो वो पोलन ट्यूब को अंदर नहीं आने देगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को नहीं होने देगी। तो ये थर्ड डिवाइस है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिवाइस पर, अनदर डिवाइस। ठीक है बेटा, अनदर डिवाइस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। Another device prevents self-pollination is the production of unisexual flower. अगर फ्लावर ही यूनिसेक्चुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ये तो सबसे ही अच्छी खूबसूरत चीज नेचर ने इतनी सारी चीज बनाई, नेचर का दिमाग खराब हो गया। नेचर ने कहा भैया बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, कभी अलग अलग पोजीशन पे बनाओ, कभी मैच्योरिटी अलग अलग कर दो, तो अब भैया मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, ये हर्मेफ्रोडाइट का चक्कर ही खत्म कर देता हूँ, बाइसेक्सुअल का चक्कर ही खत्म कर देता हूँ और मैं यूनिसेक्सुअल बना देता हूँ। और यूनिसेक्सुअल भैया मेल अलग फीमेल अलग, तुम अपना अपना काम करो और मेरे को इतनी सिरदर्दी चाहिए ही नहीं। तो उसने अपना चौथा डिवाइस बना दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिए। ठीक है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। वो कहता है कि अलग अलग फ्लावर तो बना दिए, लेकिन अगर सेम प्लांट है, इधर मेल फ्लावर प्रेजेंट है और इधर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में तो दोनों चीज नहीं है, तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा, ऑटोगैमी तो नहीं होगा। लेकिन मेल से इस वाले फीमेल पे तो जा सकती है ना, तो जिटोनोगैमी तो हो सकता है ना, तो जिटोनोगैमी तो हो सकता है ना। तो वो कहता है कि अगर एक ही प्लांट पर है, यूनिसेक्सुअल तो बना दिए, लेकिन अगर एक ही प्लांट पर है मेल और फीमेल, तो हम ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं, लेकिन जिटोनोगैमी को हम नहीं रोक सकते। इन सेवरल स्पीसीज, जैसे बेटा याद रखना है, कैस्टर और मेज मोनोशियस है, कैस्टर और मेज मोनोशियस है, एक ही प्लांट पर है उनके फ्लावर। अब हम पपाया की बात करते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर है। तो ये जो है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे डाइशियस कंडीशन है, तो ये कंडीशन ऑटोगैमी को भी रोक सकती है और जिटोनोगैमी को भी रोक सकती है। एक अलग अलग प्लांट पर है तो ये दोनों ही कंडीशंस को रोक सकती है। अंडरस्टैंड बच्चों? क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा?
ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और ये देखो बेटा, आप ये देखो एनसीईआरटी ने एक एक लाइन इतनी खूबसूरत लिखी हुई है कि आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक लाइन में उसने पूरा पूरा चैप्टर का सार दे दिया है। तो वो इतनी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी लिखी हुई है कि आपको दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप दूसरी तरफ क्यों जाएंगे जब एनसीईआरटी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा अब हम? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ बेटा। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन मेल पार्ट हो गया, पिस्टिल फीमेल पार्ट हो गया। मैंने बताया था आपको पहले कि पोलन जब पिस्टिल के ऊपर गिरेगा तो अगर पिस्टिल उसको अलाउड करती है, स्टिग्मा उसको अलाउ करती है, तो ही वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हवा से पोलन गए, अब हवा तो ले गई उनको पोलन्स को, लेकिन ये तो गारंटी नहीं है ना कि इस राइट टाइप का पोलन ही राइट टाइप के सेम स्पीसीज भी आपस में ब्रीड करेंगे ना बेटा। अब ये जरूरी नहीं है कि राइट टाइप का पोलन ही राइट टाइप की स्टिग्मा पे गिरा। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? वो स्टिग्मा पता लगाएगी, वो स्टिग्मा पता लगाएगी। पोलन और स्टिग्मा आपस में बातें करेंगे। अगर उनकी बातें, उनके कोड्स होते हैं, अगर दोनों के कोड्स आपस में मैच कर गए तो स्टिग्मा दरवाजा खोल देगी और पोलन को कह देगी कम ऑन, पोलन ट्यूब ग्रो करो, फर्टिलाइज करो। अगर दोनों के कोड आपस में नहीं मैच हुए, वो कुछ और कोड बोल रहा है, वो कुछ और कोड बोल रहा है, तो पिस्टिल उसको, स्टिग्मा उसको अलाउ नहीं करेगी और वो जर्मिनेट ही वहां पर नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा राइट टाइप ऑफ कोलन। अब ये कहते हैं, अब ये स्पेशल कोड है क्या जो दोनों मैच करते हैं? इट इज स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल प्रोटीन होती है बेटा जो दोनों के अंदर सेम होती है, जो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन ही गाइड करेगी कि पोलन को ग्रो करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। तो दोनों के केस में वो मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो हमारा जो पोलन है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अब हम शुरू से पढ़ते हैं बेटा। पोलन does not guarantee the transfer of the right type of pollen, यानी compatible pollen of the same species as the stigma. Often कभी कभी गलत जो पोलन होता है इधर फ्रॉम अदर स्पीसीज से या सेम प्लांट से, मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, जो मैंने जीन्स का आपको बता दिया, मान लो सेम जीन का भी है तो भी वो ग्रो नहीं करेगा, वो भी स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। भाई जरूरी नहीं ना राइट टाइप का पोलन ही गिरे, गलत तरह का पोलन भी, सॉरी बेटा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। ठीक है, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टिल के पास वो क्षमता है, वो शक्ति है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेगी। भैया तू मेरे टाइप का है या नहीं है, मेरे टाइप का है तो रुक, नहीं है तो जा, अपने घर जा भैया, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, तो पिस्टिल के अंदर एबिलिटी है, वो पोलन को रिकॉग्नाइज करती है कि वो राइट टाइप का है, ये कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है, वेलकम करती है और बोलती है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कर लो भैया, आ जाओ अंदर, पोलन ट्यूब ग्रो कर लो, मेल गैमीट को बना लो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है पिस्टिल की एबिलिटी पर कि पिस्टिल उसे पहचानती है या फिर नहीं पहचानती। ठीक है, पिस्टिल उसे पहचानती है या फिर नहीं पहचानती है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पिस्टिल। अगर वो राइट टाइप का है तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है तो जो पिस्टिल होती है वो पोलन को रिजेक्ट कर देती है बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। उसको स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं होने देती है और पोलन ट्यूब ग्रो स्टाइल में बनने ही नहीं देती है। ठीक है, तो पिस्टिल एक तरह का, सॉरी ये जो आपका स्टिग्मा है, स्पेशली स्टिग्मा एक तरह का बॉडी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है कि अगर तेरे पास टिकट है तो तू अंदर आ। मूवी जाते हैं ना, टिकट होता है तो हमें अंदर जाने देते हैं वरना नहीं जाने देते हैं। ये भी इसी तरीके का है कि अगर तेरे पास टिकट है तो तू अंदर जा, राइट टाइप का है तो तू अंदर जा, राइट टाइप का नहीं है तो भैया तू बाहर से ही चला जा या फिर तू यहाँ पे पड़ा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तेरी पोलन ट्यूब को अंदर जाने नहीं दूंगी। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। वो कहता है ऐसी क्या एबिलिटी है जिससे वो रिकॉग्नाइज कर लेती है?
इन दोनों के बीच में डायलॉग एक्सचेंज होते हैं, पोलन और पिस्टिल के बीच में। द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय ए केमिकल कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। वो डायलॉग एक्चुअल में क्या होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं पोलन का, जो पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है, बातचीत करता है। अगर वो सेम होते हैं तो ग्रो करते हैं, अगर वो सेम नहीं होते, अगर उनकी रिएक्शन आपस में हो जाए तो ग्रो करेगी, अगर रिएक्शन आपस में नहीं हो तो ग्रो नहीं करेगी। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection। कुछ ही साल पहले रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट को पता चला, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्टिग्मा और पोलन्स को आइडेंटिफाई किया है और उनकी इंटरेक्शन को आपस में देखा भी है कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करती है या फिर उसको रिजेक्ट करती है। तो वो बॉटनिस्ट ने पहले ही देखा है। ठीक है बेटा, मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ, वो डायग्राम्स मैं आपको समझाती हूँ बेटा। वो डायग्राम्स अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से पोलन जो ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड दिखाई गई है कि किस तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर जर्मिनेट हो रहे हैं। ये जो है ना बेटा, ये पोलन ट्यूब दिखाई गई है, ये जो है आपका ये पोलन ट्यूब दिखाई गई है। ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि पोलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करती है, कि पोलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करती है। अब इसके अंदर देखो बेटा, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कितने सारे पोलन्स है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये सारे के सारे पोलन क्या ग्रो करे हैं? नहीं ग्रो करे हैं। ओनली द जो राइट टाइप का पोलन है ये वाला, इस वाले पोलन ने सिर्फ ग्रो किया है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये जो पोलन, अब क्या होता है बेटा, ये आपका मान लो पोलन है, आप पोलन पढ़ा है, पोलन ग्रेन का आपने डायग्राम पढ़ा है। ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर ऐसे इंटाइन होती है, और वो कई कई जगह पे इंटाइन क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। ठीक है, कई कई जगह पे इंटाइन एब्सेंट होती है, उसे हम क्या देते हैं, जर्मपोर, उसे हम कहते हैं बेटा जर्मपोर। ठीक है, अब ये जो जर्मपोर है यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है, ये जो जर्मपोर है बेटा यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है, जर्मपोर से हमेशा। और पोलन ट्यूब कौन बनाता है? इंटाइन। कौन बनाता है? इंटाइन। ठीक है, तो जब अगर राइट टाइप का पोलन मिल गया है, ठीक है, अगर राइट टाइप का पोलन मिल गया है तो इस तरीके से इंटाइन ने पोलन ट्यूब बना दी और पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रो होने लगी, पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रो होने लगी। अब वो ग्रो किस में हो रही है बेटा? वो ग्रो हो रही है स्टाइल में। ग्रो किस में हो रही है? स्टाइल में। तो पोलन ट्यूब की लेंथ, पोलन ट्यूब कितनी लंबी होगी वो डिपेंड करता है स्टाइल की लेंथ पर। ठीक है, कि स्टाइल जितनी ज़्यादा लंबी होगी पोलन ट्यूब भी उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम मेज की बात करें तो उसमें 45 सेंटीमीटर तक पोलन ट्यूब होती है। तो पोलन ट्यूब की जो लेंथ है वो बेटा टोटली डिपेंड करता है स्टाइल की लेंथ पर। अब देखो बेटा, अब जब ये पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है तो इसको खाना पीना भी चाहिए। ठीक है ना, खाना पीना चाहिए। इसके अंदर मेल गैमीट है, इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा था। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस एज वेल एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनको खाना चाहिए। तो क्या बेटा, शुरू में तो पोलन ग्रेन के पास इतना खाना होता है कि वो दे देता है कि ले भाई तू खा ले, इतना खाना है मेरे पास कि तेरा काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पोलन ट्यूब लंबी होती है उसके पास खाना नहीं बचता है। तो ये जो स्टिग्मा और स्टाइल है, तो ये जो स्टिग्मा और ये जो स्टाइल है ये पोलन ट्यूब को खाना देती हैं, ये पोलन ट्यूब को खाना देती हैं। तो स्टिग्मा और स्टाइल का मेन फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को खाना देना, कि नरिशमेंट देती है। दूसरा स्टाइल क्या क्या फंक्शन है बेटा? अब देखो बेटा, जो ये स्टाइल है ये 2 तरह की हो सकती है। एक हो गई होलो और एक हो गई रिजिड। एक हो गई होलो, एक हो गई रिजिड। जो होलो स्टाइल होती है वो तो इस टाइप से होलो है,
तो उसके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है। होलो स्टाइल में क्या होता है बेटा? कैनाल सिस्टम। होलो स्टाइल में होता है कैनाल सिस्टम। तो जो पोलन ट्यूब है वो उस कैनाल सिस्टम के पास पास इजीली ग्रो कर जाती है, उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। और जो लिविंग सेल्स होते हैं स्टाइल के, जो लिविंग सेल्स होते हैं स्टाइल के, वो इसको नरिशमेंट देते जाते हैं। समझ आया? स्टाइल दो तरह की होती हैं, होलो एंड द रिजिड। होलो के अंदर कैनाल सिस्टम होता है, पोलन ट्यूब उस कैनाल सिस्टम के पास पास ग्रो होती रहती है, और जो लिविंग सेल्स होते हैं वो उसको खाना पीना देते रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी हम आ गए रिजिड। अब रिजिड क्या है? मान लो बेटा ये अंदर से ऐसे सॉलिड है, रिजिड है अंदर से सॉलिड। अब इसको तो इसमें तो जाने में बहुत दिक्कत आएगी, इसमें जाने में तो बहुत दिक्कत आएगी। तो जो हमारी इंटाइन है बेटा, वो एंजाइम रिलीज करती है पैक्टिनेज। वो एंजाइम रिलीज करती है पैक्टिनेज, क्योंकि ये जो सॉलिड है हमारी, ये है पैक्टिन। सॉलिड जो सेल्स हैं ये हैं पैक्टिन के। तो वो जो पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज करेगी, वो इस पैक्टिन को डिसॉल्व करते जाएंगे। पैक्टिनेज के साथ और भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, तो वो इस पैक्टिन को डिसॉल्व करते जाएंगे और पोलन ट्यूब इस सॉलिड में से ग्रो करती जाएगी। बेटा आगे आगे तो मेल गैमीट चलेंगे और पीछे पीछे ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा। ठीक है। मेल गैमीट चलेंगे और ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा, या कई बार अपोजिट भी हो सकता है, ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाता है। जनरेटिव सेल अगर मेल गैमीट में डिवाइड हो चुकी है तो मेल गैमीट चलते हैं, नहीं तो वो मेल गैमीट में यहां पर डिवाइड हो जाती है। समझ आया बेटा? यहां तक समझ आया कि पोलन ग्रेन है, एक पहले तो राइट टाइम का पोलन ग्रेन होना चाहिए, फिर स्टाइल में से जाएगा तो उसको क्या क्या मुश्किलें आएंगी। भैया स्टाइल अगर सॉलिड है तो बाय गॉड पोलन को मुश्किल आने वाली है। फिर पोलन क्या करता है, उसकी इंटाइन कहती है तू टेंशन मत ले, मेरे पास एंजाइम है, मैं लेके आई हूँ अपना टूल, और मैं उस एंजाइम से उस सॉलिड को काटती जाऊंगी, क्योंकि वो पैक्टिन की बनी है और मेरे पास पैक्टिनेज है। वो उसको काटती जाती है, वो उसको ईजिली अंदर चला जाता है। ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? अब ये देखो बेटा, अब ये पोलन ट्यूब यहां से गई यहां। अब यहां पर है हमारी सिनर्जिड, यहां पर है, मैं आपको दूसरे डायग्राम में अच्छे से दिखाती हूं बेटा। यहां पर है हमारी सिनर्जिड। ये देखो बेटा, यहां पर है हमारी ये सिनर्जिड, और सिनर्जिड के अंदर है ये फिल्लीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड के अंदर है ये फिल्लीफॉर्म एपरेटस। उससे पहले ये जो पोलन ट्यूब है ये कहां से एंटर कर रही है? माइक्रोपाइलर रीजन से। कहां से एंटर कर रही है? माइक्रोपाइलर रीजन से। 80% जो पोलन ट्यूब होती है वो बेटा माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर करती है, वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर करती है। तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। 80% माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करती है, उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। कई बार चलाजल एंड से भी एंटर करती है, तो उसे हम कहते हैं चलाजोगैमी। ठीक है। और रेयरेस्ट केस में इंटेगमेंट से भी एंटर करती है, इंटेगमेंट को भी तोड़ के अंदर घुस जाती है, तो उसे हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूं कि जब पोलन ट्यूब इंटेगमेंट से अंदर एंटर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैं अभी आपको जस्ट अबाउट टू से बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई क्वेश्चन तो आपको भी, होमवर्क तो आपको भी मिलना चाहिए। तो ये आपको मुझे बताना है कि माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है पोरोगैमी, चलाजल एंड से एंटर करती है चलाजोगैमी, इंटेगमेंट से एंटर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो ये बच्चों आपको मुझे बताना पड़ेगा। अब ये देखो बेटा, अब ये पोलन ट्यूब हमारी आई, और पोलन ट्यूब हमारी आने के बाद ये आपका पोलन ट्यूब हमारी आने के बाद फिल्लीफॉर्म अपरेटस के अंदर गई। फिल्लीफॉर्म अपरेटस ने गाइड किया, कि एक्सेल कहाँ पर है, एंट्री गाइड की उनकी। फिर जिस सिनर्जिड के थ्रू वो एंटर करी, उस सिनर्जिड में और पोलन ट्यूब में हुई टक्कर।
जैसे दो गाड़ियां आपस में टक्कर करती है तो दोनों गाड़ियों के फ्रंट जो होता है बम्पर वो टूटता है ना बेटा। इसी तरह से जब सिनर्जिड और पोलन ट्यूब एंटर करेगी, दोनों में टक्कर होगी, सिनर्जिड भी स्मैश हो जाएगा और पोलन ट्यूब भी टूट जाएगी। ठीक है, सिनर्जिड भी स्मैश हो गया, पोलन ट्यूब भी स्मैश हो गई। अब जो पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट थे वो एंटर कर गए, पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट थे वो एंटर कर गए। ठीक है, जब पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट एंटर करेंगे, देखो ये बेटा ये बर्स्ट हो गई है, टूट गई है। ठीक है, अब एक जो मेल गैमीट है ये वाला, ये तो हमारा चला गया एग के न्यूक्लियस के पास, ये हमारा चला गया एग के न्यूक्लियस के पास और उसने बना दिया जाइगोट, और उसने बना दिया जाइगोट। पहले हमारा जाइगोट बनेगा, यानी पहले हमारा, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो भी कहते हैं बच्चों, इसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो पहले तो हमारा बनेगा एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब दूसरा मेल गैमीट कहता है भैया तूने तो अपना काम कर लिया, अब मैं बैठा बैठा क्या करूं, तो वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, तो वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास और वहां फ्यूज होके बना देता है पीईएम, पीईएम यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहां बच्चों ध्यान दो, यहां दो न्यूक्लियाई तो पहले से थी, एक ये पहुंच गई तो इसकी पोलैरिटी क्या हो गई 3n, इसकी क्या हो गई 3n, और एम्ब्रियो की पोलैरिटी क्या हो गई 2n, क्या हो गई बच्चों 2n। ठीक है, समझ में आई ये बात, अच्छे से समझ में आई। अब मैं 1 बाय 1 जब इसको पढ़ूंगी तो इसको आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने पढ़ा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पोलन ट्यूब ग्रो करती हैं। अब देखो बच्चों, एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर कंपैटिबल पोलन गिरता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है और क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। कहाँ से बनाता है, जर्मपोर से बनाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, और कौन सा लेयर बनाती है इसकी, इंटाइन। कौन सी लेयर बनाती है बेटा, इसकी इंटाइन, इंटाइन इसकी पोलन ट्यूब बनाती है जर्मपोर से। ठीक है, अब पोलन ट्यूब क्या करेगी बेटा, पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, ग्रो करेगी स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यूज से और ओवरी तक पहुंचेगी, जो कि उसका मकसद है। You would recall that in some plants pollen grain are shed at two-celled condition। हमने पढ़ा था कुछ प्लांट के अंदर पोलन जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता और दो सेल कंडीशन के अंदर ही रहता है। ऐसे प्लांट के अंदर जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं होता, इस वक्त जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा और दो मेल गैमीट बना लेगा जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होगी स्टिग्मा में, उस वक्त। ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ये आ जाता है बिफोर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। कब अगर डिवाइड नहीं होता जनरेटिव सेल तो कब डिवाइड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3-celled कंडीशन, और वो प्लांट्स जिसमें ऑलरेडी 3 सेल है, मेल गैमीट पहले से ही डिवाइड हो गया है, पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही मेल गैमीट को लेके चलेगी। एक चीज और बेटा, ये जो पोलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो कर रही है ना, ये जो इसकी टिप है, पोलन ट्यूब की जो टिप है, ये ग्रोथ जोन है पोलन ट्यूब का, ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ जोन है। ठीक है, और जो पोलन ट्यूब होती है बेटा वो इसी जोन पे ग्रोथ करती है, मतलब यहीं से ही ग्रो कर रही होती है वो। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी तक पहुंच गई है, ओव्यूल में एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर रीजन से करेगी। उसके बाद किससे कहाँ कौन मिलेगा उसको, फिलीफॉर्म अपरेटस मिलेगा जो कि उसको गाइड करेगा। ठीक है, देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस उसको सिनर्जिड के पास पहुंचा देगा जहां उसकी टक्कर हो जाएगी।
तो मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलिफॉर्म अपरेटस, जो कि माइक्रोपाइलर पार्ट में पड़ा होता है सिनर्जिड्स के, उसका फंक्शन होता है गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अंडरस्टैंड बेटा? ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन के स्टिग्मा पे गिरने के, और पोलन ट्यूब को ओव्यूल में एंटर करने तक का जो इवेंट है वो पूरा का पूरा इवेंट कहलाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पोलन के स्टिग्मा तक, आने के बाद और पोलन ट्यूब के ओव्यूल तक एंटर करने तक के जो इवेंट होता है उसे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है बेटा, क्योंकि सबसे पहले पोलन को रिकॉग्नाइज करती है पिस्टिल, उसके बाद प्रमोट करना है या इनहिबिट करना है ये डिसीजन लेती है। प्रमोट करना है तो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, इनहिबिट करना है तो उसको एंटर नहीं करने देती। द नॉलेज गेन्ड in this area would help the plant breeder in maintaining pollen pistil interaction। अगर अब ये जो प्लांट ब्रीडर है बेटा, इनका काम होता है नई नई वैरायटी बनाना। हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट ब्रीडर जो क्रॉप मैनेजमेंट होती है, क्रॉप इंप्रूवमेंट होती है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, उसमें काम करते हैं। अब इनका काम होता है नई नई बनाना। अब ये तो जो पोलन है ये तो बेटा सेम स्पीसीज के ही पोलन को ग्रो करने के अंदर कह रहा है कि भाई सेम स्पीसीज का ही पोलन ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब मान लो प्लांट ब्रीडर को डिफरेंट वैरायटी बनानी है, प्लांट ब्रीडर को डिफरेंट वैरायटी बनानी है, तो इस केस के अंदर प्लांट ब्रीडर क्या करेगा? तो वो सबसे पहले ना पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझा उसने कि एक्चुअली ऐसा क्या रीज़न है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, भाई पोलन अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको दूसरी स्पीसीज से, मान लो कोई इंप्रूव्ड वैरायटी की स्पीसीज है लेकिन डिजायर्ड करेक्टर ज़्यादा है, तो उसको दोनों स्पीसीज को हाइब्रिडाइज करवाना है। तो वो देख रहा है कि मैं ऐसा क्या स्टिमुलस बाहर से दूं कि ये ग्रो कर जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ पॉलन्स को पी लिया, जैसे पी के पॉलन को डस्ट किया और उस स्टिग्मा पर, और उसके बाद उसके अंदर उसने 10% शुगर सॉल्यूशन डाला। उन्होंने देखा कि 10% जो शुगर सॉल्यूशन है ये स्टिमुलस का काम करता है। जैसे इसने ये सॉल्यूशन डाला, विद इन 15 मिनट्स पोलन ट्यूब बन गई, ठीक है। पोलन ट्यूब विद इन 15 मिनट्स बन गई। तो प्लांट ब्रीडर, ये इंटरेक्शन जब प्लांट ब्रीडर ने समझा तो उनको बहुत मदद मिली कि वो नई नई वैरायटी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब प्लांट ब्रीडर को टेंशन ये आई कि अगर सेम है, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल है तो वो जिटेनोगामी कर रहे हैं, या ही एक ही फ्लावर में है तो वो ऑटोगैमी कर रहे हैं, तो भैया डिजायर्ड स्पीसीज तो आ ही नहीं रही हैं। भाई एक तो नेचर ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बना दिए, लेकिन कई बार नेचर के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडर ने क्या करा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कुछ मैनमेड डिवाइस बनाए कि भैया मैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दूंगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, या तो एंथर को रिमूव कर दो, भाई एंथर मैच्योर हो गए, उनको हमने एंथर को हमने रिमूव कर दिया, एंथर को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो हमारी स्टिग्मा है उसको हमने पैक कर दिया पॉली बैग से या बटर पेपर से, ताकि कोई दूसरा एंथर आके इस पे बैठ के इसको, भाई हमें इस वाली स्टिग्मा को अपने पर्टिकुलर एंथर से करवाना है फर्टिलाइज, तो हम क्या करेंगे, स्टिग्मा को बैक कर देंगे कि जब तक मैच्योर नहीं होती जब तक हम उसको एक पॉलीथिन में रखेंगे ताकि कोई अनडिजायरेबल पॉलन आए और हमारी स्टिग्मा पर ना बैठे। जब वो मैच्योर हो जाएगी तो इस केस के अंदर हम पोलन को क्या कर लेंगे बेटा, इस केस के अंदर हम पोलन को, वो बैग को रिमूव कर देंगे और डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर डाल देंगे ताकि डिजायर्ड पोलन ग्रो करे, डिजायर्ड पोलन फर्टिलाइज करे और हमारी डिजायर्ड स्पीसीज आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, दो टेक्निक अपनाई प्लांट ब्रीडर ने, एक तो इमेस्कुलेशन, एंथर को रिमूव कर दिया स्टिग्मा के पास से, और दूसरा बैग कर दिया, या फिर बैगिंग टेक्निक हम एंथर पे भी कर सकते हैं कि मैच्योर होने से पहले एंथर को बैग कर दिया ताकि मैच्योर के बाद जो एंथर है उसको हम ले सके, हम कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, और बैगिंग टेक्निक मतलब स्टिग्मा को कवर कर देना किसी बटर पेपर से या पॉलीथीन के बैग से। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक तो नेचर ने बनाई, अपने आप हाइब्रिडाइज हो रही है, दैट इज नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हमारे प्लांट ब्रीडर ने नई नई तरह की टेक्निक प्रोड्यूस की है।
नई नई तरह की टेक्निक प्रोड्यूस की हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके कि इनकम्पैटिबल जो पॉलिनेशन है वो भी हम कर सके ताकि वो अपनी डिजायर्ड हाइब्रिड बना सके। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers. उन्होंने क्या किया, पीके, चिकपीके, क्रोटलेरिया, बाल्सम, विनका, इनके कुछ जो पॉलन ग्रेन्स है उनको उसने ग्लास स्लाइड पर ले लिया। उस ग्लास स्लाइड के अंदर ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन पहले ही थी, 10% शुगर सॉल्यूशन लेना है बेटा। 15 से 30 मिनट के बाद उसने ऑब्जर्व किया स्लाइड को लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा पॉलन ट्यूब पॉलन आ रही है पॉलन ग्रेन से, पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से आ रही है, यानी मेल को एक स्टिमुलस की जरूरत है। अगर स्टिग्मा उसको ये स्टिमुलस देगा तो वो बना देगा, अगर स्टिग्मा नहीं दे रहा है तो प्लांट ब्रीडर ने खुद से बाहर से दे दिया उसको वो स्टिमुलस पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। As you shall learn in chapter on plant breeding, chapter 9, कि बेटा हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि एक ब्रीडर है, वो इंटरेस्ट है कि उसको भाई क्रॉस करवाना है अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज को और डिफरेंट जेनर को आपस में क्रॉस करवाना है, और उसका जो मन है वैसा डिजायरेबल करेक्टर वाला सुपीरियर वेराइटीज उसको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब भैया नेचुरल तरीके से तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिस्टल उसको अंदर अलाउ नहीं करेगी, तो उसने जो तरीका अपनाया इट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये एक मेजर अप्रोच है बेटा, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की ये एक मेजर अप्रोच है। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, क्रॉस कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम पहले तो एंश्योर करते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, कि जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है वही आए और वही पॉलिनेट करे बस। और स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट करते हैं कि कंटामिनेशन से, कि कोई अनवांटेड पॉलन आके उस पर ना बैठ जाए। तो दो काम उनको करना है कि डिजायर्ड पॉलन करे और कोई अनवांटेड पॉलन आके ना बैठ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था। कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं वो, इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टेमन, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, और बैगिंग टेक्निक मतलब कि बैग कर देना, पॉली बैग से उनको कवर कर देना। इफ द फीमेल पेरेंट के पास बाइसेक्चुअल है तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया फ्लावर बर्ड से। एंथर डाइशेस हुआ उससे पहले उसको रिमूव कर दिया फोर्सेप्स से, उसे हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। जब एंथर ही नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। अब ये जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर था, वो फ्लावर जिसमें से एंथर को रिमूव कर दिया गया था, अब उसमें कोई अनवांटेड पोलन भी तो आ सकता है ना स्टिग्मा पर। तो उन्होंने क्या किया, बैग लिया उसके स्टिग्मा के साइज का, और जनरली ये जो बैग होता है वो बटर पेपर का होता है या फिर पॉलीथीन भी होती है, और स्टिग्मा को कवर कर दिया ताकि कोई अनवांटेड पोलन ना आ सके। इस टेक्निक को बोला बैगिंग, ठीक है। तो जब बैग्ड स्टिग्मा पर, बैग्ड फ्लावर का जो स्टिग्मा था, जब उसमें मैच्योरिटी आई तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, जिस स्पीसीज, जिस मेल पेरेंट का मैच्योर पॉलन ग्रेन लेना चाहते हैं, वहां से हमने मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया, स्टिग्मा पे डाल दिया और फ्लावर को वापस से रीबैग कर दिया, ठीक है, ताकि और कोई बाहर से कंटामिनेशन ना आए, और उसके बाद फ्रूट्स को अलाउ किया डेवलप होने के लिए। अंडरस्टैंड बेटा। इफ द फीमेल पेरेंट्स, अगर फीमेल पेरेंट्स यूनिसेक्चुअल फ्लावर, ये तो हो गया जब फीमेल पेरेंट बाइसेक्चुअल कर रहा है, लेकिन अगर यूनिसेक्चुअल कर रहा है तो इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम बैग कर देंगे फ्लावर को, फ्लावर के ओपन होने से पहले उस फीमेल वाले फ्लावर को, स्टिग्मा को बैग कर देंगे ताकि कोई अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर ना आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्चुअल है तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर यूनिसेक्चुअल है, एंथर है ही नहीं, तो हटाओगे क्या, तो क्या करेंगे, स्टिग्मा को बैग कर देंगे। When the stigma becomes receptive, जब स्टिग्मा मैच्योर हो गई तो हमने जो डिजायर्ड पोलन है उस पर डाल दिया, उसको वापस से रीबैक कर दिया ताकि हम उसको कंटामिनेशन से बचाएं, कंटामिनेशन से बचाएं। तो ये बेटा आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब बनती है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन,
ये है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब पोलन ट्यूब ने एंटर किया, पोलन ट्यूब ने एंटर किया, उसके पास 2 मेल गैमीट थे। एक मेल गैमीट तो एग के पास चला गया, फर्टिलाइज हुआ, एम्ब्रियो बना दिया। दूसरा जो था उसने क्या किया? पोलर न्यूक्लियस के पास गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना दिया। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये सारे एंजियोस्पर्म की खासियत है बेटा, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। तो उसको, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर है डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमीट रिलीज किए साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में। जो एक मेल गैमीट था वो एग सेल के पास गया, इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। एग सेल का न्यूक्लियस और मेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं उसे कहते हैं सिनगैमी, जिससे हमारा बना जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है। पहले मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा मेल गैमीट था उसने 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ गया सेंट्रल सेल में, और वहां पे फर्टिलाइज हुआ और क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड है, 3n है, जो कि 3n है। तो अब इसके अंदर ऑलरेडी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, इसलिए इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन। एक तो सिनगैमी, एग न्यूक्लियस और मेल गैमीट, ट्रिपल फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट। अब 2 तरह के फ्यूजन हुए हैं, 2 तरह के फ्यूजन है, सिनगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन, तो उसे हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावरिंग प्लांट का, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावरिंग प्लांट का। एक चीज और याद रखना बेटा, पहले एम्ब्रियो बनेगा, बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ चले जाएं या पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाए, नहीं। एम्ब्रियो बना तो उसको नीड हुई खाने पानी की, उसको नीड हुई खाना पानी की। अब खाना पानी कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए इन्होंने क्या करा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बना दिया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा तो उसके पास बहुत सारा खाना होगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा वो उस एंडोस्पर्म से खाना लेता रहेगा। समझ आया? देखो, मतलब इतनी ब्यूटीफुल चीजें बनाई है, सारी चीजों को ध्यान रखा है। भैया एम्ब्रियो बन गया, खाना कहां से मिलेगा? तो इसलिए एंडोस्पर्म भी साथ साथ बना दिया। तो दिस फिनोमिनन इज डबल फर्टिलाइजेशन। जो सेंट्रल सेल है, फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। अब देखो बेटा, कौन सी सेल? सेंट्रल सेल। और उसके बाद वो क्या बनाती है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म हेल्प करता है एम्ब्रियो को खाना देने में। जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाती है? एंडोस्पर्म। कौन सी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है? सेंट्रल सेल। ठीक है बेटा, अब आपको ये समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहां तक आपके टिप्स पे सारी चीजें होनी चाहिए। डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए डायग्राम बनाने भी जरूरी है, तो कॉपी में 2-2 3-3 बार आप डायग्राम भी बना के देखेंगे। डायग्राम से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, तो डायग्राम के ऊपर खास ध्यान देंगे बेटा आप। इसके अलावा एक एक लाइन इसकी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को और एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम रैप अप कर पाए इस चैप्टर को। ठीक है, जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए बेटा, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, और आप इसको कीप शेयरिंग इट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं, और आई बैडली नीड एनर्जी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे देते रहिए, मैं आपको जवाब देती रहूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खुश रहिए बेटा। ओके, देन टाटा, बाय बाय।